बुद्धिमान ननद। शोभा एक गांव में अपने पति, 2 बेटे, बहुओं और एक बेटी के साथ रहती थी। शोभा का परिवार एक खुशहाल परिवार था। उसकी दोनों बहुएं आपस में बहनों की तरह रहती। पति और बेटे खेत पर चले जाया करते और बेटी अपनी भाभियों के काम में मदद कर दिया करती। पर कहते हैं ना, आप अगर दुखी हो तो लोग दुखी होते हैं, पर अगर आप सुखी हो तो लोग और ज्यादा दुखी होते हैं। शोभा की खुशी से कुछ इसी तरह उसकी पड़ोसन विमला बड़ी दुखी रहती थी और हर वक्त उसके घर में कलह करवाने का मौका ढूंढती रहती। एक दिन जब शोभा मंदिर से अपने घर लौट रही थी, विमला उसे देखते ही भागकर उसके पास जाती है। किस पंडित को अपने बेटों की कुंडली दिखाकर बहू को लाई है शोभा? जरा मुझे भी बता। सारे लड्डू खुद ही खा लेगी क्या? हम भी तो देखे कि कैसे आती हैं ऐसी बहुएं। न जाने कब मुझे सुख शांति का लड्डू नसीब होगा। होगा विमला, सब होगा। मैंने कहाँ ही अपने बेटों की कुंडली दिखाई थी विमला। मुझे तो किसी चीज की समझ ही नहीं थी। वो तो बस भगवान की कृपा थी कि सब खुद ब खुद होता चला गया। इतना भी झूठ मत बोल शोभा। सब कहते हैं तू किसी तांत्रिक के पास जाया करती थी। मुझे बता ही देगी तो कौन सा मैं तेरे घर की शांति छीन लूंगी। अरे क्या विमला, तू भी ना कभी नहीं बदलेगी। ये सब छोड़ और ये ले प्रसाद खा। आज शाम को मेरे घर में पूजा है, तो अपने बेटे को लेकर वहीं आ जाना। बहुत सारे लोगों को न्योता दिया है मैंने। हो सकता है वहीं किसी घर की लड़की तुझे अपने बेटे के लिए समझ आ जाए। बेचारी शोभा विमला का अच्छा सोचते हुए उसे अपने घर की पूजा में बुला लेती है। पर वो कहाँ जानती थी कि विमला ही उसके घर की शांति उड़ा ले जाएगी। शाम को विमला शोभा के घर जाती है, जिसे देखकर पायल अपनी माँ से कहती है, अरे मम्मी, तुमने ये किस बला को घर बुला लिया? पूरा गांव जानता है कि विमला मासी जहाँ जाती है वहाँ बस अशांति ही फैलती है। अरे पर इस बार ये बेचारी खुद तकलीफ में है। तू जा और विमला के लिए शरबत लेकर आ। देख, वो यहीं आ रही है। विमला शोभा के पास आकर आराम से सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ जाती है और इधर उधर अपनी आंखें घुमाने लग जाती है। घर तो बड़ा अच्छा बना लिया तूने शोभा, हैं? भनक भी नहीं लगने दी हमें। कहाँ पहले तुम लोग टपकती हुई झोपड़ी में रहते थे और अब देखो पक्का मकान बना लिया, वो भी इतना आलीशान। लगता है अंदर ही अंदर घर बनवाते रहते हो तुम लोग। वैसे अच्छा ही है, अब पैसे है तो यूज तो करेगा ही आदमी। 5-6 लाख तो लग ही गए होंगे ना? लगता है तेरे दोनों बेटे अच्छा खासा कमा रहे हैं। तभी हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लिए प्रज्ञा वहाँ आती है। इस घर को बनाने में नीलेश ने जो मेहनत की है ना, उससे बढ़कर कोई नहीं कर सकता। भले ही बेचारा सबसे छोटा था घर पर स्कूल जाने की उम्र में खेत जाने लगा। विमला की बात सुनकर प्रज्ञा के चेहरे का रंग ही बदल जाता है। इन्होंने भी बड़ी मेहनत की है काम को आगे बढ़ाने में मौसी जी। हाँ, की है ना बेटा। कुछ देर में घूमती हुई विमला रसोई में पहुंच जाती है और पूनम के गले का हार देखकर कहती है, अरे रे, तूने पहन रखा है इस हार को? बाहर प्रज्ञा सबको कह रही थी, जिस अभागन ने लिया होगा मेरा हार वो अभागन ही हो जाए। हाँ? ये तो खुद मुझे भाभी ने दिया था। ओहो, होता है बहू, तू जी खट्टा मत कर। सब घर की यही राम कहानी है। जिठानियों की तो आदत ही होती है सामने अच्छा बनना और पीछे बुराइयां करना। ये सुनते ही पूनम उस हार को उतार कर रख देती है। विमला उस हार को उठाकर प्रज्ञा के पास जाकर उससे कहती है, ये हार तेरी सास का है क्या बहू? जरा देख तो। ये हार मौसी जी आपको कहाँ से मिला? ये तो मेरे मायके का हार है। इसे तो मैंने पूनम को पहनने दिया था। ये आपके पास कैसे? अच्छा, ऐसा क्या? मुझे तो ये हार पूनम के कमरे के बाहर गिरा मिला, मानो किसी ने कचरे में फेंक दिया हो। मुझे सच्चे मोती का लगा तो मैं तेरे पास ले आई। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है मौसी जी, ये सच्ची मोती का ही हार है। तेरे मायके का है तो कीमती भी होगा। बड़े घर की है तू, क्या मैं नहीं जानती? वो अलग बात है कि इस घर में तूने बड़े बुरे दिन देखे हैं और पूनम तो बाद में आई। असली दुख तो तूने काटा है। शोभा के घर पूजा पाठ के काम में आई विमला अभी भी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि कैसे उसकी दोनों बहुओं के बीच दरार आ जाए, और ये सब कुछ पायल देख रही होती है। ये सही नहीं है। मम्मी की आंखों पर तो अच्छाई की पट्टी पड़ी हुई है।
इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। अब अगर मैंने सब नहीं संभाला तो ये घर बिखर जाएगा। पर इसके पहले कि पायल कुछ करती, पूनम और प्रज्ञा के मन में एक दूसरे के लिए खटास बढ़ चुकी थी। वो कहते हैं ना, दूध में एक बार नींबू का एक छींटा पड़ जाए तो दूध को फाड़ कर ही रहता है। अगली सुबह जहाँ दोनों बहुएं हमेशा एक साथ ही रसोई में जाया करती थी, वहाँ इस बार रसोई में अकेली पूनम ही जाती है। क्या बात है बहू, प्रज्ञा दिख नहीं रही? तबीयत ठीक नहीं है क्या उसकी? नहीं पता मुझे माँ जी, मैं उनके कमरे में उन्हें बुलाने गई ही नहीं। ऐसा क्यों बहू, कोई बात हुई है क्या? जो आपकी भरी सभा में बेइज्जती करे वैसे लोग मुझे नहीं चाहिए माँ जी। तभी प्रज्ञा वहाँ आती है। इस घर में जब सब कुछ करने के बाद भी मैं और कमलेश जी निकम्मे हैं तो काम करने का क्या फायदा? अरे ये आज तुम दोनों को क्या हो गया है? मेरे घर को किसकी नजर लग गई भगवान? माँ जी, अब हम साथ नहीं रह सकते। मुझसे भी भाभी के साथ अब रहा नहीं जाएगा माँ जी। और इस तरह शोभा का घर टूट जाता है। पूनम और प्रज्ञा एक साथ एक पल भी बैठना नहीं चाहते। जब भी पूनम कहीं होती तो प्रज्ञा वहां से चली जाती। दोनों बहुएं अब पूरी तरह अलग अलग रहने लगी थी। फिर एक दिन विमला शोभा के घर आती है। अरे प्रज्ञा बहू, देखो तो कौन आया है, जरा खाना तो लगाओ। प्रज्ञा 2 प्लेट में रोटी लेकर आती है। बहू लगता है तो सब्जी लाना भूल गई। नहीं माँ जी, मैं नहीं भूली। वो सब्जी पूनम बनाती है ना, वो अब तक रसोई में आई नहीं। मैं जाऊंगी तब ना आएगी वो। विमला जो चाहती थी वो हो रहा था, जिसे देखकर वो तो बड़ी खुश हो जाती है। कुछ कर पायल, अब क्या होगा? अब सब ठीक होगा भैया, जो होना था हो गया। बस आप लोग वो कीजिए जो मैंने कहा था। पायल भागती हुई प्रज्ञा के पास जाती है और कहती है, भाभी जल्दी चलिए, पूनम भाभी सीढ़ियों से गिर गई है। क्या? हे भगवान, इसे कितनी बार कहा है मैंने कि छत पर जब भी जाए दीवार को पकड़ पकड़ कर जाना, पर यह कि। प्रज्ञा भागती हुई पूनम के पास आती है और ऐसा ही नीलेश पूनम के पास जाकर कहता है, पूनम जल्दी चलो, भाभी सीढ़ियों से गिर गई है। क्या? पूनम भागती हुई कमरे से बाहर निकलती है और सामने प्रज्ञा को खड़ा देखती है। भाभी आप ठीक तो है? पूनम तू कैसे गिर गई? कहाँ चोट आई दिखा तो। चल मैं तेरी मालिश कर देती हूँ। मैं तो गिरी नहीं भाभी, मैं तो भली चंगी हूँ। मुझे तो पायल दीदी ने कहा कि तू सीढ़ियों से गिर पड़ी, इसीलिए मैं भागती हुई तुम्हारे पास आ रही थी। क्या? यही बात उन्होंने मुझे आपके लिए कही? सुनते ही मेरी आंखें भर आई। मैं इतना घबरा गई थी कि क्या कहूँ, पर भगवान का शुक्र है कि ये झूठ है। तभी अचानक दोनों ही बहुएं चुप हो जाती है। जब इतना प्यार है आप दोनों को एक दूसरे से, तो फिर क्यों किसी बाहर वाले की बातों पर आपने यकीन कर लिया, और वो भी उस विमला मौसी की बातों पर, जिन्होंने कभी किसी का भला नहीं चाहा। हाँ बहू, पायल सही कह रही है। तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार जगाने ही पायल ने हमें ये नाटक करने को कहा। और देखो तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कितना प्यार है, तो अब सब कुछ भूलकर एक हो जाओ। एक क्यों? हम अलग कब हुए पूनम? वही तो भाभी, चलिए दोपहर का खाना बनाते हैं। पायल की बुद्धिमानी से उसके घर में चल रहा मनभेद खत्म हो जाता है। पूनम और प्रज्ञा पहले की तरह बहनों की तरह रहने लग जाती है। शोभा के घर से जरा भी शोर शराबे की आवाज नहीं आती, और ये देखकर विमला के मन में उथल पुथल हो जाती है और फिर से पहुंच जाती है शोभा के घर। अरे प्रज्ञा, कितनी कमजोर हो गई है तू। लगता है सारे काम का बोझ तुझ पर ही आ गया है। हाँ माँ जी, एक आप ही तो है प्रज्ञा भाभी की फिक्र करने वाली, इसलिए अब से आप ही भाभी के बदले 3 टाइम खाना बना दिया कीजिएगा, बाकी काम मैं देख लूंगी। और क्या था, ये सुनते ही विमला वहां से भाग निकलती है।